नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रही हैं जो आजकल सोशल मीडिया की सबसे बड़ी सेंसेशन बनी हुई हैं। टेलीविजन चैनल वाले हिम्मत नहीं कर रहे हैं उनके साथ बात करने की। प्रिंट मीडिया में जो लेगेसी मीडिया है वो भी हिम्मत नहीं कर रही है कि उनसे थोड़ी बात की जाए। लेकिन सोशल मीडिया आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया की जगह ले ली है। दुनिया माने ना माने, लेकिन सोशल मीडिया मेनस्ट्रीम मीडिया की जगह ले ली है। सोशल मीडिया पे लोग अधिक देखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। एक्स का है, यूट्यूब का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, बिटचुट है, रंबल है और फिर ना जाने व्हाट्सएप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इन सभी का जो कंजम्पशन है वो सैटेलाइट टेलीविजन से काफी काफी मीलों मीलों अहेड है और अब आर्थिक रूप से भी बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है। मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूं? आज मैं जिस मेहमान से आपका परिचय कराने वाला हूं, उनसे जो लेगेसी मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो कतरा रही है, बात नहीं करना चाहती है, डर है, खौफ है। मुझ में खौफ नहीं है। हालांकि अब तक वो जिन जिन मीडिया संस्थानों के साथ या जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपीयर हुई हैं, वो एकांगी पक्ष को रखती रही है। या तो वो मोदी के पक्ष में है या वो मोदी के विरोध में है। अधिकतर वो मोदी के विरोध वाले प्लेटफॉर्म पे गई हैं, उनको आमंत्रण मिला है, वो गई हैं। जो मैं इशारा कर रहा हूं आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ये नहीं हूं कि ना तो मैं मोदी भक्त हूं और ना ही मैं एजेंडा पत्रकार हूं, एजेंडा चलाने वाला पत्रकार हूं। हाँ, जहां अच्छी बात मोदी की दिखती है, जमकर तारीफ करता हूं। जहां लगता है कि सवाल पूछना चाहिए, डंके की चोट पर सवाल पूछता हूं। तो आज डंके की चोट पर उनसे सवाल करूंगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। जो कुछ भी वो कह रही हैं, जो कुछ भी वो बोल रही हैं, वो एक व्यक्ति के खिलाफ उनका आरोप है या इस देश के प्रधानमंत्री जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसके खिलाफ उनका आरोप है। अगर व्यक्ति के खिलाफ आरोप है, तो उस आरोप की सीमा क्या होनी चाहिए? क्या उन्होंने तय की है अपने जीवन में कोई लक्ष्मण रेखा? या प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर वो कुछ बोल रही हैं, तो क्या इसके लिए भी उन्होंने कुछ लक्ष्मण रेखा तय की है? मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि उनका लक्ष्मण रेखा क्या है? ये उनको तय करना है। लक्ष्मण रेखा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन मेरे मन में जो सवाल हैं, वो सवाल तो करोड़ों लोगों के हो सकते हैं, लाखों लोगों के हो सकते हैं। उस सवाल से आप हो सकता है इत्तेफाक रखें, उस सवाल से आप हो सकता है उसका विरोध भी करें। मैं दोनों दर्शकों को, समर्थक और विरोधी, दोनों से आग्रह करूंगा कि इस कॉन्वर्सेशन को बड़ी विनम्रता के साथ आप देखें, क्योंकि यहां ना हो हल्ला होगी, कोई चिल्लपो नहीं होगा। मैं अपना सवाल पूछूंगा, बड़ी मजबूती से पूछूंगा, वो उत्तर देंगी और तब तक मैं सुनता रहूंगा जब तक वो अपना उत्तर खत्म नहीं कर लेती है। मैं बीच में अगर आवश्यकता पड़ी तो एक बार दो बार टोकूंगा भी। लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और मैं अपेक्षा रखता हूं कि उनके भी मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, वो न चाहते हुए भी देश का सेंसेशन बना है, क्योंकि उनके सवाल देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पूरी दुनिया, पूरा समाज, एक एक घर, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर उनके मन में क्या है। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल कितने उचित हैं, ये हर का सवाल है। किसी जमाने में, मैं दोस्त तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो जानकार, बहुत करीबी जानकार थी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। उनके वो दोस्त रहे हैं, दोस्त सरीखे रहे हैं, ऑलमोस्ट हम उम्र हैं। 76 साल के नरेंद्र मोदी हैं, तो जिनसे मैं मिलाने जा रहा हूं वो भी 70+ ही हैं। मेरी भी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात रही है और लंबे समय से मुलाकात रही है। कम से कम 15 वर्षों से तो हम एक दूसरे को जरूर जानते हैं। हाँ, हम बहुत मिलते जुलते नहीं हैं,
कभी कभार फोन पर मुलाकात हो जाती है, कहीं मिले तो इस तरह से मुलाकात हो जाती है, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं भी उनको बहुत नहीं जानता हूं, वो भी मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन नाम से और एक परिचय है हम दोनों के बीच में। और जब 2014 के पहले कई बार हमारी उनकी मुलाकात उनके घर पर भी हुई है, तो उस हिसाब से मेरे वो अग्रज मित्र भी हैं और मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। उनकी इज्जत मोदी भी करते हैं। उनका रिश्ता सोनिया गांधी से भी बड़ा अच्छा है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो गुजर गए मनमोहन सिंह, उनसे भी रिश्ता है। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता उनके मित्र हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता उनके मित्र हैं। संघ में बड़े बड़े नेता उनके मित्र हैं। बड़े जर्नलिस्ट उनके मित्र हैं। बड़े लॉयर्स उनके मित्र हैं। रिटायर्ड जजेस उनके मित्र हैं। कौन दुश्मन है और कौन मित्र है कहना मुश्किल है, लेकिन आज मैं मित्र की हैसियत से नहीं, आज एक बिल्कुल न्यूट्रल पत्रकार के रूप में उनसे मैं सवाल जवाब करूंगा। मुझे मालूम है इतने के बाद भी लोगों की उंगली उठेगी, लेकिन मैं उस उंगली से घबराता नहीं। आज सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान मधु जी। मैं आपका ट्वीट खंगाल रहा था, मैं कहां से शुरू करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं शुरू कर देता हूं। आप आप क्यों ऐसा कर रही हैं? प्रधानमंत्री से कोई दुश्मनी है या मोदी जी से कोई दुश्मनी है आपकी? ये इतना अटपटा और नॉनसेंसिकल सवाल है आशुतोष जी, और इसी से आप शुरुआत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, एक प्रधानमंत्री के साथ मेरी निजी दुश्मनी क्या ही हो सकती है? और निजी दुश्मनी निभाने के लिए या उसका उसका इजहार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है, बहुत ताकत चाहिए होती है। वो केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो उन प्रधानमंत्री की छवि ऐसी है कि उनकी पार्टी के और संघ परिवार के लोग आके मुझे बार 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 चिता रहे हैं, मधु जी प्लीज ये मत करिए, बहुत खतरनाक आदमी है, उड़ा देगा। अजीत पवार को उड़ा दिया, हिरेन पांड्या को उड़ा दिया, फलां को उड़ा दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं थी अजीत पवार के बारे में क्या कंट्रोवर्सी है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि निजी दुश्मनी एक प्रधानमंत्री के साथ मेरी क्या हो सकती है? और आप गलत कह रहे हैं कि मेरी मित्रता थी। मेरी बहुत सहज ढंग से मेरे साथ उन्होंने अपनी बात रखी, डायलॉग जैसे होता है, कॉन्वर्सेशंस। मैंने उस इंटरव्यू जो 15-16 घंटे की मैंने उनके साथ इंटरव्यू की है, मैंने कभी नहीं कहा वो इंटरव्यूज है। मैं बार बार कहती थी इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। मैं सवाल पूछ रही हूँ, बता रहे हैं, और इनफॉर्मल किस्म की बातचीत हमारी होती थी। और क्योंकि किसी को वो उन दिनों इंटरव्यू देते नहीं थे, तो बहुत लोगों ने सोचा कि कोई खास ही मैं अफलातून हूँ या कोई खास एक्सेस मिल गया। पर मैंने मित्रता के लिहाज से कभी उनके साथ संपर्क किया ही नहीं। और आप ये सही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के और अन्य पार्टियों के बहुत वरिष्ठ नेता मित्रता का रिश्ता मेरे साथ रखते हैं। उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़े हुए हैं, और क्योंकि मैं तब से एक्टिव रही हूँ, मिरांडा हाउस की प्रेसिडेंट थी, फिर डूसू प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई, तो आई वॉज एट दैट टाइम, अभी तो नहीं, मैं कहूँगी उस वक्त, क्योंकि बहुत कम महिलाएं पब्लिक लाइफ में थी, तो आई वॉज अ मिनी सेलिब्रिटी एट दैट टाइम। तो इसलिए याद रखते हैं लोग मेरे हम उम्र जो है, कोई जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, कोई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कोई आईएएस में, कोई आईएफएस में, कोई पॉलिटिक्स में, इत्यादि इत्यादि। तो उनको वो वाली मधु किश्वर याद है, तो उन्होंने किसी ना किसी रूप में रिश्ता बनाए रखा। तो ये नहीं कि मैं जाके क्या बोलते हैं ना, गोष्ठियां करती हूँ, गप्पाजी महफिल में शामिल हो जाती हूँ, वैसी मित्रता मेरी नहीं है किसी के साथ। और प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ तो मित्रता का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि
सच पूछो तो इनका कोई भी मित्र नहीं है। और जो भी एक और बात बता रही हूँ, जिसने भी गलतफहमी की है ना, ये सोचने कि प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, मेरे करीबी हैं, उसकी तो ऐसी तैसी होना निश्चित है। तो मैं कभी इस तरह से करीबी नहीं बनना चाहते थे, पर हमारी बातचीत हुई है, वो आपने देखा होगा जो वीडियोस है, बहुत रिलैक्स ढंग से बात हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कहीं भी मैं कैमरा के सामने नहीं हूँ, मैं कैमरा के पीछे हूँ। सोनी कैमरा में लेकर जाती थी, खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करती थी। प्रधानमंत्री तब चीफ मिनिस्टर थे, वो खुद ही उसे सेट करते थे ताकि मेरा हाथ ना हिले। कुछ अपने ही ऑफिस की कुछ किताबें आके मेरे लिटरली सेट करते थे, और वो कैमरा सेटिंग का काम करके, ताकि हम बिना चिंता के कि कैमरा हिल रहा है, ये हो रहा है, हम बात कर सकें। तो अच्छा, मधु जी, मैं नहीं चाहता पर हूँ आपको रोकना, प्रधानमंत्री लेकिन बनने आपने के बाद मैंने उनके हाँ, दरबार में शामिल होने का कोई प्रयास नहीं किया। पहली बात तो ये है कि अभी आपने एक बात कही कि अजित पवार को उड़ा दिया, फलां को उड़ा दिया। ये सभी हियर से की बातें हैं, कुछ लोग चर्चा में गॉसिप में आकर के करते हैं। वो बहुत गंभीर बातें होती नहीं हैं। तो खैर उसको अभी रहने देते हैं। वो अभी बात सही आपका कह रहे हैं आप। वो एक मिनट आशुतोष जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हर उस बात को जो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, उसको जी, सीरियसली लेना सही भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, मैं मानती हूँ कि उन्होंने ये किया है या नहीं हाँ, किया है। मैं हाँ। सिर्फ ये कह रही हूँ उनकी छवि क्या है उनके खुद के नहीं, संगठन मैं में, उससे क्या वो होता है कि उसकी बात कर रही हूँ। लोगों के मन में एक शंका पैदा होती है। लोग उससे ओपिनियन बनाने लगते हैं कि भाई इस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लग रहा है, ये आरोप लग पर रहा है, डरते जिसका हैं कि ना कोई लोग इनसे आधार नहीं बहुत है, ज्यादा, जिसका बहुत कोई डरते हैं आधार नहीं इनसे। है। अच्छा, ये तो आधार है कि इनसे बहुत डरते हैं। नहीं, अब सारे डरने के कारण कैबिनेट अलग मंत्री, होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई आधार नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं, वो सारी बातें हैं। ये कह देना, चलिए छोड़िए इससे छोड़िए लोगों उस के मन बात में को हाँ, छोड़िए। उसको छोड़ते। मैं सिर्फ अभी ये मैं बताना आपका चाह रही हूँ कि जी, इनसे कितना लोग डरते हैं, बस। ठीक है, ठीक मैंने है, कितने डरते हैं। प्रधानमंत्रियों के विरोध में बहुत कुछ लिखा, किसी ने हम्म। मुझे आज तक डराया नहीं था। इनकी पार्टी के लोग भी बहुत डरते हैं, बस इतना कहना चाह रही हूँ, बस। नहीं, अब अभी मैंने आपका आखिरी ट्वीट जो है 4 घंटा पहले का, वो 5 घंटा पहले का दिखा रहा है, जिसमें आपने ट्वीट किया है पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में कि जब वो मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उनका रवैया क्या था, और जब वो प्रधानमंत्री बने, प्रोटोकॉल होने के बाद भी वो कोशिश वो करती थी उनकी पत्नी कि वो खुद से लोगों का स्वागत करे जो उनसे उनके घर पे मिलने के लिए चाहते थे। और उस ट्वीट सिर्फ के बाद स्वागत नहीं करती थी, अपने स्वयं मतलब जब मुझे कुछ एक बार याद है, चाय की जो ट्रे होती थी खुद लाती थी, फिर खुद पिलाती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद चलो वो नहीं खुद पिलाई, बट शी वुड मेक श्योर दैट आप कुछ ले रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आपने ठीक से इस खाया कि नहीं। ये छोटी इस छोटी बातें इस बहुत ट्वीट का औचित्य क्या है? अभी आपका ये ट्वीट क्यों आया? क्यों, और जितने किसी ने उनके बारे में लिखा तो मुझे अच्छी बातें याद आ गई, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से उन्हें मिली नहीं, और विशेषकर जब मोदी आ गए तो जाहिर है कांग्रेस के लोग भी मुझसे जरा चौकन्ने रहने लगे, और मैंने भी खुद को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इनकी आपस में इतनी कड़वाहट का रिश्ता था। और जो मैंने वो 1913-14 में किताब लिखी या सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे, तो मैं स्वयं ही मेरे पुराने मित्रों से थोड़ा, जो अच्छे वाले थे दूर हो गई, और जो टेढ़े मेढ़े थे वो कट गए कि ये तो बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति के साथ जा खड़ी हुई है जो कि अनटचेबल है पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे मित्र खोए, मेरे परिवार में भी लिटरली गृह युद्ध सा ही छिड़ गया था इनकी वजह से, जैसे कई परिवारों में हुआ है। आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेरी वेरी वैल्यूबल फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दैट ब्लंडर ऑफ राइटिंग द बुक ऑन मोदी। नहीं, चूंकि आप प्रोफेसर रही हैं, मैं प्रोफेसर की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक प्रोफेसर रहे हैं। आप प्रोफेसर हैं, ऑथर हैं,
संपादक रही हैं, इंडिपेंडेंट मैगजीन चलाई हैं। तो मैं कई बार कंफ्यूज, और एक व्यक्ति एक साथ कई चीज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और मल्टी टैलेंटेड हैं आप। और तो क्या ये उसका नतीजा है, जो कि प्रोफेसर भी हैं आप, जर्नलिस्ट भी हैं आप, एक्टिविस्ट भी हैं आप, तो कभी आप मनमोहन सिंह के करीब हो जाती हैं, सोनिया अरे जी के नहीं, मैं करीब हो करीब जाती हैं, नहीं थी, प्लीज डोंट टॉक और फिर आप नॉनसेंस, मोदी जी के प्लीज करीब नहीं, नहीं, डोंट करीबी टॉक का मतलब ये है, नॉनसेंस। किसको इतना आई लिबर्टी हैव है हैड कि आप एक्सेस। आपके फोन कॉल आशुतोष पे जी, आप सोनिया जी से आशुतोष मुलाकात कर जी, लेती हैं ना। आशुतोष जी, आपने पहले भी एक बहुत बड़ा मेरे साथ अन्याय किया था। मेरे ऊपर प्रोग्राम किया आपने अंट शंट बोलते हुए, और मुझसे मेरी वर्जन ही नहीं। मैंने आपको, जब लोगों ने मुझे बताया कि ये देखिए कैसे कैसे बकी उधेड़ रहे हैं और थीसिस बना रहे हैं आपके बारे में, मैंने आपको फोन किया कि आपको हक नहीं बनता है। फिर मुझे समझ आ गया कि ये एक सिलसिला चल रहा है, सभी कर रहे हैं, तो चलिए इस गंगा में, इस गंदे नाले वाले गंगा में सभी मैं हाथ धो ले। उस पर मैं आपने तब उस भी पर आरोप लगाए थे। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। भाषा आपकी मर्यादा में होनी चाहिए, कभी इसके करीब हो जाती है, कभी उसके करीब। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि मैं सदैव इंडिपेंडेंट अपना स्थान क्रिएट करके रही हूँ, और सामाजिक मुद्दों पर काम किया है, अपने लिए नहीं किया। कभी स्ट्रीट वेंडर्स की 20 साल तक लड़ाई लड़ी और नया कानून बनाया, वो मेरा ही लिखा है, जो स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट बना। साइकिल रिक्शाज के लिए वो भी 20-22 साल लंबी लड़ाई लड़ी, वो भी कानून मैंने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट तक सारे ये मैंने जीते। और खाप पंचायत के लिए मैं लड़ी, हालांकि मैं कोई जाट समुदाय से नहीं हूं, मैं खापों से कोई रिश्ता नहीं रखती थी। जहां भी अन्याय होता है, नट समाज के लिए मैंने सिर्फ पिटते हुए देखा किसी को, नट समाज के लोगों को, जैसे रेड़ी पटड़ी दुकानदारों को, तो मैं कूद पड़ती हूँ। और मैं जब इशू को लेती हूँ तो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाती हूँ। इसी प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ गंगा यमुना बचाओ आंदोलन में मैं 2009 से जुड़ी, और उनके साथ करीबी काम करने का मौका मिला। ऐसे में किसान संगठनों के साथ, शरद जोशी के साथ। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, क्योंकि मैं कि कभी किसी के पास अपने लिए कुछ मांगने नहीं गई, और क्योंकि अगर मैं जाती थी तो मुद्दे को लेके जाती थी, हमेशा अपने लिए कभी नहीं मांगने गई। इसलिए हर पार्टी के लोग, ये मोदी के अलावा, मोदी और भाजपा के अलावा हर पार्टी के लोग मेरा फोन उठा के, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी से समय मांगा हो तो उसने मना किया हो, कोई सवाल ही नहीं उठता। और सम्मान से मेरी बात सुनी गई, और जो मैं मुद्दा लेके गई उसमें पॉलिटिशियन जितना भी यथासंभव कर सकते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स भी, टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी, पर कोई भी नहीं कह सकता कि मैं उनसे कभी अपने लिए कोई फेवर मांगने गई। इसलिए चाहे मनमोहन सिंह हो या वाजपेयी जी का किस्सा लीजिए, वाजपेयी जी ने, मैंने जो जन सुनवाई की थी स्ट्रीट वेंडर्स की और रिक्शा पुलर्स की, वो पहली बार हुआ था कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रिक्शा पुलर्स की जन सुनवाई हो रही है, और फिकी सेंटर में रेड़ी पटड़ी दुकानदार अपना आके दुख बता रहे हैं। और उसमें उस वक्त जो सीवीसी थे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन, वो आके बैठे, उन्होंने सुना सब कुछ। ऐसे कई नोन हस्तियां आई। वाजपेयी जी ने केवल उसकी रिपोर्ट पढ़ी, और क्योंकि उनकी ही बेटी ने मुझे बताया था बाद में कि वो मानुषी पढ़ा करते थे बड़े उत्साह से, उन्होंने केवल उस रिपोर्ट को पढ़ के एक नई पॉलिसी स्ट्रीट वेंडर्स और रिक्शा पुलर्स के लिए अनाउंस की। तो हमारा जब मुहिम बहुत लंबा चल रहा था, उसके तहत अपने आप, और मेरे घर वो आई पॉलिसी, इट वॉज हैंड डिलीवर्ड टू मी, मैं मांगने नहीं गई थी। क्योंकि किसी भी देश का प्रधानमंत्री रेड़ी पटड़ी दुकानदारों के लिए या रिक्शा पुलर्स की पॉलिसी थोड़े अनाउंस करता है, बट ही वाज सो टच्ड विद द वे आई प्रेजेंटेड। ये मेरा था कि बॉटम अप एजेंडा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पुअर को न्याय मिले, ऐसी आर्थिक सुधार हमें चाहिए। ये नहीं कि आप केवल कॉर्पोरेट्स के लिए फ्रीडम ले आओ।
तो अब उनका क्या लेन देन था? वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब मुझे ऑफर आई थी शरद जोशी के माध्यम से कि आप विमेंस कमीशन का चेयरपर्सन बन जाइए, या एक और शायद राज्यसभा भी बोली, मैंने तब भी मना कर दिया। तो मैं वाजपेयी के समय में भी उनके अंशु नाम से, अंशु क्या, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने मुझे कहा सीवी भेजिए, वाजपेयी जी चाहते हैं आपको विजिलेंस कमीशन में नियुक्त किया जाए। मैंने तब भी नहीं भेजा और मैंने मना कर दिया। तो सवाल ये पार्टी से कोई नहीं। और मैं ये बताऊं, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, आप चले गए क्या? यू वांट टू डिस्कंटिन्यू? नहीं, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, सुन रहे हैं, फुल स्क्रीन पर ये हैं सुन आप। लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के तुरंत बाद या उसी दिन से भीषण दंगे शुरू हो गए थे दिल्ली में। 1984 का जो सिखों का संहार हुआ, वो मैंने पहले दिन से मैं सड़क में पहुंच गई थी बचाने अपना लोकल गुरुद्वारा, अपने पड़ोसी वगैरह, और फिर नागरिक एकता मंच के माध्यम से रिलीफ का काम किया। रिलीफ में क्योंकि मैं हमेशा रिकॉर्डर अपने साथ रखती थी, तो वो जो सर्वाइवर्स थे उनकी इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके जो मैंने रिपोर्ट लिखी थी 1984 के राइट्स की, गैंगस्टर रूल मैसेकर ऑफ द सिक्स। अब वो रिपोर्ट जो है मेरी दुनिया भर में फैली, और नॉर्थ अमेरिका में तो सिखों ने कम से कम उसकी 2-3 लाख कॉपियां पंजाबी में अनुवाद करके फैलाई, और मुझे 2 महीने तक 60 गुरुद्वारों का, नॉर्थ अमेरिका के गुरुद्वारों का मुझसे लेक्चर्स करवाए। और वहां मैंने लेक्चर्स किए, ये नहीं कि उस वक्त मैं सिर्फ उनको शोलों को हवा दूं, खालिस्तानी पॉलिटिक्स के खिलाफ खुल के मैं बोली, और मैं लिखा भी हुआ है वो। तो अकाली दल के बड़े नेता बरनाला जी, लौंगोवाल जी बहुत सम्मान करते थे। हमारे यहाँ एक फंक्शन के लिए भी लौंगोवाल जी आए थे, आई थिंक इट वाज वन ऑफ हिज लास्ट फंक्शंस, बरनाला जी भी आए थे। अब मैं उनके साथ, ऐसा नहीं कि मैं अकालियों के पास जी हजूरी करने गई, मैंने लिखा, लोगों को अच्छा लगा। और ये भी देखिए, अब 1984 के राइट्स की जो मेरी रिपोर्ट है, कांग्रेस को सीधा इंगित करती है। और मैंने तो कहा यहाँ तक, क्योंकि राजीव गांधी ने उसको जस्टिफाई भी किया कि व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द अर्थ शेक्स, तो कुछ नहीं किया गया 3 दिन तक इसको, दंगों को रोकने का। तो ट्रायल यहाँ से शुरू होनी चाहिए। पीआईएल डाला, जो मैं खुद आर्ग्यू करने गई थी रंगनाथ मिश्रा के सामने, पर वो ऐसे टेढ़े मेढ़े जज थे कि उन्होंने सुनना ही नहीं था। खैर, द पॉइंट इज, उसके बाद मणिशंकर अय्यर गवाह हैं। मुझे बार बार बुलाया जाता था राजीव गांधी जी से मिलने। शारदा प्रसाद उनके जो स्पेशल ऑफिसर थे, 2-3 बार बड़े ऐसे छोटे मीटिंग्स में जहां राजीव से मुलाकात, और मैं दूरी बनाए रखी, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आप तो दंगों के दोषी हो। हालांकि ही वाज वन ऑफ आवर बेस्ट, आई वुड स्टिल से आई हैव अ लॉट ऑफ गुडविल फॉर राजीव गांधी डिस्पाइट 1984, क्योंकि वो व्यक्ति कैसे फंस गया, क्या क्या नहीं हुआ। द पॉइंट इज दैट दे केप्ट ट्राइंग मी टू ब्रिंग मी क्लोज टू द कांग्रेस, और मणिशंकर अय्यर जी ने तो काफी प्रयास किया। नहीं तो मुझे आपको मैंने आपका पर पिछला मैं एक नहीं गई ना, मैं दरबारी कांग्रेस की नहीं बनी ना। मनमोहन सिंह के साथ आप बात करते हैं, अब मैं जैसे कभी उन्हें मिलने नहीं गई थी, लेकिन एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग थी। एडिटर्स गिल्ड की मीटिंग में एज फाइनेंस मिनिस्टर वो बात करने आए, उन्होंने अपनी बात कही। उसके बाद जब सब उठ खड़े हुए तो ही वॉकड अप टू मी, बहुत आप जानते हैं विनम्र थे, और बोले ऐसे, मधु जी हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपने जो 1984 के दौरान रिपोर्ट्स लिखी, जिस तरह से आप जुट गई उस इशू से, बहुत सम्मान करते हैं। मेरा छूटते ही क्या जवाब था उन्हें, डॉक्टर साहब क्या भी सम्मान करते हैं, यू आर नॉट अ लाइफ सब्सक्राइबर ऑफ मानुषी, तो मैं कैसे मान लूं कि आप सम्मान करते हैं। उसी शाम को चेक घर पहुंच गया। ये अब मैं ऐसा नहीं कि उनके करीब हो गई, बट वो पढ़ते थे, पढ़े लिखे थे। अब भाजपा में मोदी ना तो खुद पढ़ते हैं ना भाजपाई पढ़ते हैं, तो इनको अधिकतर
पता भी नहीं है कि मैं हूं क्या भला। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि आपका मैं पिछला इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक जगह आप खुद कह रही हैं कि मैं इम्पल्सिव, कई बार मेरे डिसीजंस हो जाते हैं। और जैसा कि अभी आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया, आपने पीडीपी की सरकार बनवाई, पीडीपी और मनमोहन सिंह के साथ में, मतलब कांग्रेस के साथ मिल करके पहली बार वो सरकार बन गई, और उसमें आपकी बड़ी भूमिका थी। ये आपके इंटरव्यूज हैं, मेरे तरफ से हाँ मैं नहीं जानता हूँ, हाँ हाँ, आपने मैं अपने इंटरव्यू मानती में हूँ, कहा है। मैं हाँ, मानती हूँ। और उस वक्त शायद वो वक्त की पुकार भी थी। उस पुकार वक्त भी के थी। लिए हम्म। आपने पूरा वो किस्से कश्मीर के सीरीज है, पूरा देखा, मैंने पूरा इंटरव्यू आपने देखा, मैं देखा। उसी के अपने आधार पे कह रहा हूँ। अपने दर्शकों को ना उसका थंबनेल दिखा दीजिए कि ये सीरीज में मैंने स्वयं बताया यासीन मलिक का सारा जो किस्सा, फिर पीडीपी के साथ कैसा रिश्ता, क्या किस्सा बना, उसके बाद बाकी भी जितने, एक बस चैप्टर रहता है वो है गिलानी साहब वाला, जिसमें राम हम्म, जेठमलानी ने मुझे कश्मीर कमेटी का इंचार्ज बनाया था। और वो हम्म, कश्मीर कमेटी बनाते थे अडवाणी जी के कहने पर। और पर कुछ अडवाणी जी ने अगर जितना साथ दिया उतना वो कर पाए। तो आई हैड एक्सेस टू एवरीबॉडी। कोई गिलानी के पास मिलने नहीं जा पाता था, वो बिल्कुल शट आउट करते थे। बट आई गॉट इजी एक्सेस इवन देयर। इसलिए नहीं कि मैं गिलानी की राजनीति को सपोर्ट करने गई, इसलिए नहीं कि मैं एक्स वाई जेड, कि मैं कांग्रेस की राजनीति को सपोर्ट करती थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। आपने तो एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि जो कुछ सेपरेटिस्ट जिससे आप मिल रहे थे, और सेपरेटिस्ट नहीं, बहुत खतरनाक दुर्दांत अपराधी थे वो लोग, इनफैक्ट उन्होंने आपके ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए, किसी ने आपको कह दिया कि मुझसे शादी करोगे, यहाँ तक बात आ गई थी। ये आगे ना टिपिकल पत्रकारिता, सेक्सी बात आई थोड़ी सी भी नहीं नहीं, मैं तो अभी नहीं आ लास्ट रहा हूँ, आप तक डोंट डोंट पुट मी इन दैट ब्रैकेट, डोंट प्लीज। मैं नहीं। सिर्फ, तो आपने अभी इसका बात की है, तो आप कर जब लीजिए, ये गिलानी की सही बात बात है, आई तो सेपरेटिस्ट ये की बात सही आई, बात तो है, उसको ये उद्धृत करना बहुत जरूरी है। ये सही बात है कि डोरे डालने हम्म, शुरू कर दिए। और ये भी मैंने देखा कि यासीन, जब मैंने देखा कि यासीन मलिक भी अय्याश है, और इसके हम्म, भी जो भी जर्नलिस्ट मेरे साथ, उसने ऐसी हिम्मत नहीं की। लेकिन बहुत सी जर्नलिस्ट उसके झांसे में फंस गई थी। और एक हम्म, जर्नलिस्ट के साथ तो इंडिया गेट में वो रोमांस करता पकड़ा भी गया था, पुलिस ने वो केस भी हम्म, डाला। उसके बाद हम्म, से तो मैं बहुत ही सतर्क हो गई कि मुझे हम्म, ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास एक्सेस नहीं देना, क्योंकि हम्म। अगर ये इसकी फितरत है, मेरे साथ ना भी करने की हिम्मत हो, लेकिन फितरत है तो लोग गलत मीनिंग लगाएंगे ही। तो मैंने अपने, खैर, देखिए, मैं जिसके अब पास भी आते हैं मूल जाती हूँ। सवाल पे। मूल सवाल पे आते हैं मधु जी, मूल सवाल पे। अब एक तरफ आपका, ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट सोच रखने वाली एक पत्रकार भी हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं, एक ऑथर भी हैं, तो आप सबसे मिल सकती हैं, टेररिस्ट से मिल सकती हैं, नेता से मिल सकती हैं, और अभिनेता से मिल सकते हैं, सबसे मिल सकती हैं, ये आपका अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब एक समय में आप मिलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी आलोचना में कुछ सुनते नहीं हैं। आज से ठीक 12 वर्ष पहले आप मोदी की आलोचना में एक शब्द नहीं सुन पाती थी, और मैं आपने बत, कहा कि एनडीटीवी वाज अ स्कैम। आपने कहा कि एनडीटीवी एक स्कैम था और पूरा वो कर रहा था। आज वही लोग आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उस वक्त आपने मोदी को इतना ईमानदार कहा, आज आप मोदी को इतना डिमोनाइज कर रहे हैं, इस स्तर आप, पे आ गई हैं, आप उनके लिए अय्याश शब्द का प्रयोग कर रही हैं। अयाश बहुत माइल्ड शब्द है, बहुत माइल्ड शब्द है। नहीं, अभी मैं, देखिए और क्या क्या आई, सुन लीजिए। आप आपके चैनल में, देखिए, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई आधार तो हो, अरे कोई है ना। आधार तो हो। आप छोड़िए, छोड़िए, आप में उन बातों को मादा नहीं है सुनने का, छोड़ते हैं। आप मेरे पे आइए। जो आपने सवाल पूछा कि मैं मोदी की तारीफ करती थी, अब आपको, तारीफ नहीं, आपका ऑन कैमरा है, अच्छा आपने सुन उनको तो, ऑन कैमरा कहा हाँ है। हाँ, आप मुझे क्यों याद दिला रहे हैं जो मुझे याद है। आई नो इट, यस, देयर इज नो नीड टू रिमाइंड मी, बिकॉज मैं कोई यस। चीज छुपाती नहीं हूँ। माई नो, लाइफ इज एन आई एम नॉट ओपन बुक। रिमाइंडिंग यू एट ऑल, आई एम जस्ट My आस्किंग life यू is an क्वेश्चन। open book and I have explained this 100 times, 101 बार, अब फिर दोबारा कर रही हूँ। ध्यान से सुनिए, ताकि फिर अगली बार कभी बात हो तो यही सवाल मत दोहराना।
आपकी पत्रकारिता तो मैंने देख ली, मेरे पे पूरा प्रोग्राम बना डाला मुझसे बिना बात किए, वो भी बहुत महान पत्रकारिता थी। खैर कोई बात नहीं, दैट्स योर चॉइस। अब मोदी जी का 10 साल तक 2002 से लेकर 12 तक मैं कभी मोदी जी की खबर नहीं ली, ना कुछ लिखा ना कोई पढ़ा, ना कोई हाँ ये लगता था शुरू शुरू में तो पक्का था कि ये दंगों में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और दंगों के दोषी है, सारा मीडिया यही कहता था, सारी दुनिया यही कह रही थी। पर मैंने क्योंकि तय किया था कि जब तक मैं किसी इशू को खुद ना स्टडी करूं मैं उस पर नहीं ज्यादा बोलती हूँ, लिखती भी नहीं हूँ। इसलिए मानुषी शुरू की थी क्योंकि मैं मास मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या अब सोशल मीडिया के जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं नहीं विश्वास कर लेती आंख मूंद के जब तक थोड़ा अपना प्रयास न जोड़ूं उसमें। तो मैं 2012 एंड तक कुछ भी नहीं लिखा पढ़ा, लेकिन जो उनके विरोध में खड़े थे सारे फॉरेन फंडेड लेफ्टिस्ट एनजीओस, टीस्टा सेटलवार्ड, इंदिरा इकोसिस्टम, हाँ पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम, पर विशेषकर लीड कौन कर रहा था? फॉरेन फंडेड एनजीओस, लेफ्टिस्ट एनजीओस, जिसमें प्रमुख नाम टीस्टा सेटलवार्ड, इंदिरा जयसिंह, हर्ष मंदर और सफदर हाशमी की जो बहन हैं, वो पूरा सिस्टम था जो लग गया था इनको डिमोनाइज करने। शुरू में मैंने सोचा ही मस्ट डिजर्व इट, फुल टाइम एक ही कहानी चलती थी, एक ही कहानी। उसके बाद जब इन्होंने इसको अमेरिका का वीज़ा नहीं देना चाहिए, इसको ट्रायल करना चाहिए, इसको यूनाइटेड नेशंस जस्टिस वाला जो उनका कोई रैकेट है वहाँ पे इसका केस दर्ज होना चाहिए, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अब मेरा सिर्फ ये सवाल था, क्योंकि बहुत से दंगों की तहकीकात मैं खुद कर चुकी थी पहले, स्वयं बहुत से दंगों का आलम देखा था, तो मुझे ये लगा कि टीस्टा सेटलवार्ड ने बॉम्बे राइट्स के वक्त जो चीफ मिनिस्टर था और जिसने वो दंगे होने दिए, उस वक्त तो उसने शोर नहीं मचाया, या मेरठ मलियाना में हुए या दिल्ली के हुए या हैदराबाद में, उन दिनों तो दंगे बड़े आम थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस शासनकाल में दंगे चलते रहते थे। तो टीस्टा ने कभी किसी, या इंदिरा जयसिंह ने कभी किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं टारगेट किया था। तो ऐसा क्या है इसमें विशेष? नंबर 1 ये सवाल लाजमी था, क्योंकि पत्रकार सवाल खड़े करना जानते ही नहीं है, उनको लाइन दी जाती है कि आपने ये लाइन देनी है तो बस उस पे चल। मेरे लिए तो कोई लाइन देने वाला है नहीं, आई एम माई ओन बॉस। तो ये सवाल के जवाब में मैंने थोड़ा खोजबीन शुरू कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे, बहुत ही एक तो मुस्लिम जज थे, क्या नाम उनका, और उनके बारे में तो बाद में तो क्या पता ही चल गया कि टीस्टा सेटलवार्ड ऑर्डर लिखवाती थी, आफ्ताब आलम शायद नाम था उनका। तो जो टीस्टा सेटलवार्ड के राइट हैंड मैन थे, उन्होंने खुद मेरे घर आके इंटरव्यू दी कि इनकी तो ऐसी सेटिंग थी कि ये खुद डिक्टेट करती थी ऑर्डर्स। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तैसे सही गलत मोदी को दोषी नहीं पाया 2010 में। अब उसके सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के बावजूद भी ये लगे ही रहे। तो अगर केवल सवाल मोदी का होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी या बीजेपी से मेरा कोई ऐसा रिश्ता था नहीं, मैं कभी मिली भी नहीं थी, ना मोदी से मिलने की कोई बहुत मुझे तड़प या इच्छा थी। तो आई नेवर मेड एन अटेम्प्ट टू मीट हिम। लेकिन जब इन्होंने जारी रखा सिर्फ मोदी का अटैक नहीं, कि हिंदू जो है गुजरात का वो फासिस्ट हो गया, मोदी को गुजरात भेजा ही गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, क्योंकि गुजरात को फासिज्म, हिंदू फासिज्म की लेबोरेटरी बनाना है। ये तो मेरे हलक से नहीं उतरा, क्योंकि हिंदू फासिस्ट हो जाए, अब तो मैं कहती हूँ काश हिंदुओं को फासिस्ट होना आता, थोड़ी बहादुरी तो आ जाती, थोड़ा
बचाव का तो कम से कम सीख लेते। कुछ भी नहीं, हिंदू तो पिटते हैं, मार खाते हैं और फिर हाय तौबा करके बैठ जाते हैं, कई बार हाय तौबा भी नहीं करते। तो और गुजरात का हिंदू बिजनेस माइंडेड है, वो फासिज्म की तरफ चल पड़ेगा, बात बनी नहीं थी। तो मैंने तय किया कि अब मैं जाके देखूंगी क्या है। संयोग से एक आर्टिकल मैंने वो शशि कपूर के जो 56 करोड़ गर्लफ्रेंड वाला जो कमेंट था मोदी का, और उसके बाद जो मोदी की स्पीच थी, हुआ ये कि मुझे बुलाया गया कि इस पे 56 करोड़ गर्लफ्रेंड के ऊपर आके बात करो। मोदी ने भद्दी स्पीच दी, और ये भी जहां तक मुझे याद आ रहा है अर्नब गोस्वामी। तो मैंने कहा मुझे, और टाइम्स नाउ में थे शायद, मैंने कहा मुझे पूरी स्पीच भेजिए, एक लाइन सेंटेंस पे थोड़े मैं आके बोलना शुरू कर दूंगी। किसी चैनल ने, उस दिन 3 चैनल्स मुझे बुला रही थी, तीनों से मैंने कहा मुझे पूरी स्पीच भेजिए। किसी के पास पूरी स्पीच नहीं थी, केवल वो क्लिपिंग था। तो मैंने कहा एक क्लिपिंग के आधार पर मैं नहीं बोलूंगी। मैंने खंगाली वो सारी स्पीच और यूट्यूब से डाउनलोड की वो स्पीच या सोशल मीडिया से। संयोग से वो हिमाचल या उत्तरांचल में स्पीच थी जिसमें मोदी ने बहुत संवेदनशील भाषण दिया था महिलाओं के प्रति, ईंधन की समस्या, ये वो इस किस्म की स्पीचेस में माहिर भी हैं, काफी संवेदनशील। और 1-2 सेंटेंस में उन्होंने 56 करोड़ गर्लफ्रेंड वाली बात कह दी। तो मैंने फिर टीवी चैनल जिस पे भी थी, तो मैंने कहा कि देखिए पूरी स्पीच तो देख लीजिए और उस पे पूरी बात कीजिए ना। 56 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं, थरूर साहब पे तो आरोप थे ही ना, यूएन में कुछ करप्शन चार्जेस थे जिसकी वजह से ये टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए। तो वो जब हुआ, मैंने आर्टिकल भी लिख दिया 56 करोड़ का या कुछ की, कैसे एक स्पीच को कैसे डिस्टॉर्ट किया जाता है 2 सेंटेंस लेके, ये मीडिया पर टिप्पणी करते हुए मैंने लिखा। उसके एवज मुझे इनविटेशन आया वाइब्रेंट गुजरात समिट अटेंड करने का, और ये 2013 जनवरी में होता है। तो मैंने स्वीकार कर लिया, चलो इसी बहाने मुझे दिख जाएगा कि है क्या भला मोदी। वहां मैं गई तो हमें तो बताया गया था मुसलमान डरे हुए, मरे हुए, कुचले हुए। वहां देख रही हूँ वो 7,000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, उसमें काफी मुसलमानों की भरमार है। और वहीं मुझे जफर सरेश वाला और अन्य मुस्लिम मिल गए। मेरे हाथ में वही छोटा सा कैमरा सोनी का, तो मैंने हिलते कैमरे से जफर की इंटरव्यू करी कि क्या हाल है। उसने तो तारीफों के पुल ही बांध दिए। वो मैं, और भी चीजें हैं जो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ बाद में अपनी वीडियोस द्वारा कि क्या क्या इसने मुझे बताया। उसके अलावा और भी मुसलमानों ने यही कहा, तो ऑब्वियसली मेरी जिज्ञासा और तीव्र हुई। तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ इन 2, 4, 8, 10 मुसलमानों की बात से संतुष्ट नहीं होंगी। मैं जाने वाली हूँ गुजरात, बिना मोदी को मिले, ऑन माई ओन आई विल ट्रैवल, और मुस्लिम बस्तियों, मुस्लिम ग्रामीण इलाकों पर ही फोकस करूंगी, और केवल मुसलमानों पे ही फोकस करके मैं पता करने का प्रयास करूंगी कि ये राक्षस इस्लाम विरोधी है। और मेरी जो किताब है मोदी, मुस्लिम्स एंड मीडिया, आप देख लीजिए, उसमें कम से कम 80% इंटरव्यूज केवल मुसलमानों की हैं। भुज में है, अर्थक्वेक रीजन में, जहां मैंने हिंदुओं से ढंग से बात की, सुनी, रिकॉर्डेड है। बाकी अधिकतर मुसलमानों की है। अब जो मुसलमान कह रहे हैं कि इस आदमी ने तो काया पलट दी मुसलमानों की गुजरात के, ऐसा तो कभी आया ही नहीं। जो इस आदमी ने कुछ महीनों में कर दिखाया था वो तो कांग्रेस 40 साल में नहीं कर पाई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हर इंटरव्यू मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है, हर इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब किया गया। हर इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करने के बाद मैंने ट्रांसलेट अपने हाथ से किया ताकि एक्यूरेट रहे, और आज भी वो इंटरव्यूज मेरे पास हैं। तो मैंने सिर्फ प्रेजेंट किया ये खाका देश के सामने कि इसको हिंदू फासिस्ट कह रहे हो, ये तो गांधी मार्क 2 है, बिल्कुल उसी के रास्ते पे जा रहा है। और क्योंकि उन दिनों मैं गांधी के चश्मे से दुनिया को देखती थी
और गांधी से मोहभंग पूरी तरह नहीं हुआ था, अभी भी आधा मोहभंग हुआ है, पूरा नहीं, पर आधा बुरी तरह से मोहभंग है गांधी के साथ भी। तो गांधी के चश्मे से मोदी जी तो बहुत नेक लगे मुसलमानों के प्रति, और मुझे लगा कि ये तो इंटर कम्युनल हार्मनी का सबसे अच्छा तो उदाहरण है। यही मैं फिर जानना बाद चाहता हूँ, आपने जो बाद में देखा पता मोदी चला को, कि उन्होंने हिंदुओं को क्रश किया और इनको सुपारी मिली हुई थी हिंदुओं को तोड़ने की। ये इस्लाम परस्ती नहीं, केवल ये कैसे कोई मानेगा मधु जी, ये कैसे कोई मानेगा? आप खुद कह रही हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, मुसलमानों के रिकॉर्ड्स हैं कि ये मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया। नैरेटिव चल रहा था कि ये मुसलमानों के लिए राक्षस हैं, मुसलमानों को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो आपने उस वक्त के नैरेटिव्स को पूरी तरह से ध्वस्त किया और उस नैरेटिव में पूरी लेफ्ट मीडिया, पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम लगा हुआ था। तो आप जिस विचार में गई थी कि जो पोर्ट्रे किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को कि मुस्लिम विरोधी है, वो आपने ध्वस्त कर दिया। और आपकी किताब हो, चाहे आपका जो वीडियो डॉक्यूमेंट हो, जो रिकॉर्ड्स हो, वो सब इस बात की ताकीद करता है, इस बात को साबित करता है। तो अब एक तरफ आप ये कह रही हैं कि मोदी ने मुसलमानों को ध्वस्त नहीं किया, मुसलमानों को तबाह नहीं किया, लेकिन आज तक 12 वर्ष बीतने के बाद भी लेफ्ट इकोसिस्टम अपने स्टैंड पर खड़ा है, आपके वाह, ध्वस्त ये करने के सही बाद भी। सवाल। अब सुन लीजिए इसका जवाब। हाँ, और अब आप कह रही हैं कि वो हिंदुओं को खत्म कर रहा है मोदी। एकदम हाँ उल्टा, बिल्कुल। जस्ट अपोजिट कह रही हैं आप। तो नहीं 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 नहीं, सच ऑपोजिट नहीं कौन सा कह है? रही। मैं तो अष्टावक्र के तरह हो गया हूं। वो राजा जनक अष्टावक्र से पूछ रहे हैं, जब मेरी आंख बंद थी उस वक्त जो देखा वो सच है, खुली है वो देख रहा हूं वो सच है। तो उस वक्त की देखिए, मधुकेश्वर जो कह रही थी वो सच है, या अभी जो कह रही है वो सच है? वो आप सुनिए ना, आप रेटोरिकल क्वेश्चंस बनाने में इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि यू आर नॉट रजिस्टरिंग व्हाट आई एम सेइंग। रजिस्टर इट केयरफुली। देयर इज ऑलवेज लॉजिक इवन इन माय मिस्टेक्स। इफ आई मेक अ मिस्टेक तो मैं खुद ही बता देती हूँ, इस वजह से मेरे से ये गलती हुई। मेरी मानुषी में भी लेखन में एंडलेस नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जहां मैं कह रही हूँ 1980 में मैंने ये सोचा था, पर 1992 तक आते आते मुझे ये समझ आ गया कि वो वाली बात गलत थी और इस वजह से गलत थी। कितने इश्यूज पर मैंने खुद को रिवाइज किया है लिखित तौर पर, एडमिट करते हुए कि क्या रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी। अब सुनिए, ये सिद्ध किया मैंने कि मुसलमान का दुश्मन तो छोड़ो, ये जितनी खिदमत मुसलमानों की करता है, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, कभी जिन्ना भी ना करता, बिल्कुल नहीं करता। वो इतना चापलूस तो था ही नहीं कि अपनी कौम की चापलूसी करना शुरू कर देता। वहां जिन्ना साहब तो जहां जरूरत होती डंडा भी चलाते। ये तो गलत सही बात पे उनके लेट जाते हैं, उनके आगे नतमस्तक होके। नहीं नहीं, इस आप हद मधु जी, तक। आप अच्छा जिन्ना चलिए, को आप एक मिनट रुकिए। उस जिन्ना को जो डायरेक्ट एक्शन करवाता हो, वो जिन्ना जो सीधा हिंदुओं का दुश्मन हत्या था ना वो करवाता है, मुसलमानों। अरे मैं वही तो हिंदुओं कह का रहा हूं, आप दुश्मन उससे था ना। इक्वेट कर रहे हैं मोदी को। ये आप बात ही नहीं कैसी बात कर रहे समझते हैं? हैं। आप बात ही आपको ना एक रेटोरिकल सवाल करने में बहुत आनंद नहीं, आता है। रेटोरिकल मैं सवाल कह रही नहीं हूँ है ये सवाल, लाखों करोड़ों लोगों के सुन तो सवाल लो। है। आप जिन्ना जिन्ना, से अगर मोदी को इक्वेट करेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आधार बताइए। मैं क्या कुछ और कह रही हूँ आपको ये पत्रकारिता ना, ये तमाशा बनाने वाली बात होती है। मैंने ये नहीं कहा कि जिन्ना हिंदुओं का हितैषी बन गया। मैंने कहा कि जिन्ना जो अपने को मुसलमानों का अनक्वेश्चन लीडर बताता था, यही थी ना उसकी गांधी से लड़ाई कि मैं अनक्वेश्चन लीडर हूं, तुम कौन होते हो मुसलमानों की बात करने वाले। वो जिन्ना भी मुसलमानों को ऐसे पैम्पर ना करता, गलत बातों पर भी उनके सामने, मतलब उनके हिसाब से जो गलत बातें अगर वो रहा होता तो हर बात थोड़े मान जाना था उसने मुल्लाओं की। हर बात नहीं मानता वो भी, ये हर गलत सही मान जाते हैं। ये मैं कह रही हूँ कौन सा? इस्लाम एक इस्लाम होके। उदाहरण बताइए, एक अच्छा उदाहरण आगे, बताइए, ऐसी मैं वो एकदम बहुत गलत बात जो कि नहीं लेट मी माननी थी फिनिश। और मोदी मान गए। लेट मी एक फिनिश उदाहरण दी। फर्स्ट। लेट मी फिनिश। मैं आपको 100 उदाहरण दूंगी, एक नहीं 100 दूंगी। पहले ये सुन लीजिए। अब इनकी कहानी क्या है।
मोदी जी की कहानी ये है, और ये अब इस्टेब्लिश हो गया है, जो पहले मुझे नहीं मालूम था। 1993 में इनको ACYPL ने पिकअप किया, जो कि CIA का फ्रंट है, स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का फ्रंट है। ग्लोबली टैलेंटेड लोगों को, प्रॉमिसिंग लोगों को, यंग लीडर्स को पिकअप करके उनको शिखर तक पहुंचाना, उनको CIA ट्रेनिंग करता है। 1993 में ACYPL ने मोदी जी को भी बुलाया और इनवाइट किया, और ये कम से कम 20-30 बार तो अमेरिका के, पूरे अमेरिका के 30 प्रांतों के चक्कर लगा चुके थे उनके खर्चे पे। 2012 में आपको मालूम नहीं थी, आप ये स्वीकार ना, करती हैं? ना, बिल्कुल नहीं मालूम था। अच्छा, सुनो तो ये ना, बात पूरी स्वीकार बात। करती है ना कि 2012 में आपको ये मालूम नहीं था कि मोदी CIA एजेंट 2002 की बात कर रही हूँ अभी। हेलो, 2002 की। अच्छा चलिए 2002 की बात 12 कर लेते तक अभी मत आइए, 12 तक बहुत कुछ शुरू हो गया था मालूम होना, पर ये 14 में तो प्रधानमंत्री बना है, 12 तक तो कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में मुझे। अब ये ACYPL की ट्रेनिंग लेके आते हैं, और अगले ही वर्ष इन्हें जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है गुजरात का, बीजेपी का। तुरंत एक ऑर्डिनरी प्रचारक से बन जाते हैं जनरल सेक्रेटरी। चलिए, अब जनरल सेक्रेटरी बन गए। उसके बाद कुछ एक वर्षों में ही गुजरात के सारे नेता, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं अभी के दिन में, जब तब तो चीफ मिनिस्टर भी जो थे, उन्होंने हाथ जोड़े अडवाणी जी के आगे और वाजपेयी जी के आगे कि इस बंदे को निकालो गुजरात से, ये पार्टी को भी तोड़ रहा है, पूरा अपने कब्जे में, शिकंजे में करने की कोशिश कर रहा है, और सरकार को भी, ये हमें जीने भी नहीं दे रहा, तो हम बिल्कुल बिखर जाएंगे। और ये हुआ भी, इनको बाहर निकाला गया और कहा गया कि आप गुजरात नहीं घुस सकते। 6 साल तक ये व्यक्ति गुजरात नहीं घुस पाता, पर इसको नेशनल लेवल पे इसको हरियाणा वगैरह की जिम्मेदारी बीजेपी सौंप देता है, तो जनरल सेक्रेटरी के रूप में ये काम कर रहे हैं। एकाएक 2002 में इनको एयर ड्रॉप किया जाता है, जबकि वहां एक भी व्यक्ति नहीं चाहता था, कोई प्रमुख नेता बीजेपी का, कि ये वापस लौटे। इनके थोड़े बहुत चेले चपाटे थे, उनको भी इन्होंने अच्छे से ठिकाने लगा दिया, जैसे तोगाड़िया का जो हाल किया। खैर, अब ऐसा कैसे होगा? एक मिनट में आप ये एस्टैब्लिश करना चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी CIA के एजेंट हैं। आप हमें ये बताइए, एजेंट नहीं, प्लांट, सुनिए, प्लांट। प्लांट। आप हमें ये बताइए, ये आरोप श्रीमान अच्छा, जिसकी आगे आप तो सुन लो ना, कहते हैं पूरी कहानी सुन लो। आपकी बात मैं सुना हुआ, मैं पूछ रहा हूं, इसलिए एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए, बड़ी विनम्रता से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। यही सवाल श्रीमान मनमोहन सिंह जी के भी बारे में लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड बैंक से लेकर के, RBI के गवर्नर से लेकर के, देश के 2 बार प्रधानमंत्री से लेकर के, इसके पीछे विदेशी हाथ है, विदेशी ताकत है, CIA का प्लांट उन्हें भी कहा जाता है। हाँ, तो आपने कहा कि RSS भी CIA का प्लांट है, कांग्रेस में बहुत सारे नेता CIA के प्लांट हैं। हमारी हर पार्टी विदेशी एजेंडा पर आप ये कहिए ना, आप ये कहिए, साथ ही साथ कहिए, नहीं, आप ये भी कहिए। मैं तो कह रही हूँ, गांधी जी भी ब्रिटिश डीप स्टेट के ही चुनिंदा थे। नेहरू को भी ब्रिटिश डीप स्टेट ने चुना। उनको भारत के लोगों के चुनने से पहले नेहरू जी को क्यों सरदार पटेल को किनारे लगा के नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया? क्यों बनाया मैं गया? आपके कुछ सवालों से सहमत हूं। पार्टी का गठन 1925 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं, इसीलिए कोई दो राय नहीं है। हाँ, नहीं, कोई दो राय नहीं, और इसीलिए सारे कम्युनिस्ट कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, हार्वर्ड पढ़ने जाते हैं। कोई चाइना गया कभी? कोई सोवियत यूनियन पढ़ने गया ना? तो वहां क्यों जाते हैं? वहां ट्रेनिंग मिलती है इन्हें सभी को। तो हमारा देश आजाद नहीं है, नौटंकी है आजादी की, और इसलिए मैं पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास। अब आइए लेफ्टिस्ट पर। अब इसको मैं मानती हूं अमेरिकन डीप स्टेट का प्लांट, ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड। अब इसको कैसे हिंदुओं का नाश करने के लिए तैयार
क्या प्लॉट किया गया आज क्लियर है। जो जितने फॉरेन फंडेड लेफ्टिस्ट एनजीओज हैं और कांग्रेस पार्टी, सब ने मिलके देश का जीना हराम कर दिया। इसको हिंदू फासिस्ट, हिंदू हृदय सम्राट बनना, इसने ये वो क्या क्या नहीं, हिंदू 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 और फासिस्ट फासिस्ट फासिस्ट। हिंदू और फासिज्म का जो मेल किया मोदी के माध्यम से, वो लेफ्टिस्ट द्वारा किसने किया, वो करवाया। क्यों, ये तो स्पष्ट रूप से फॉरेन फंडेड है। फोर्ड फाउंडेशन के पैसे लेते हैं, सोरोस के पैसे लेते हैं, फ्लां के पैसे लेते हैं। तो आप देखिए, और ब्रिटिश और अमेरिकन डीप स्टेट की ये पुरानी गेम प्लान रही है, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया, कि जिसको वो डिक्टेटर टिन पॉट बनाते हैं, फिर उसके खिलाफ भी खड़ा कर देते हैं, उसकी खिलाफत में भी लोग। तो नैरेटिव दोनों तरफ का इनके हाथ में रहे। अब वो डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, ना अमेरिका ना ब्रिटेन, कहीं डायरेक्ट रूल नहीं करते। अपने बंदे, ट्रेंड बंदे बिठा के दोनों तरफ का नैरेटिव रूल करते हैं। जैसे शाह ईरान के खिलाफ, वो उनका बंदा था, पर उसके खिलाफ खड़ा कर दिया खुमैनी को लाए। तो मैं ये कह रहा हूं मधु जी, ये कंजक्चर है, ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए समझने बूझने की बात जरूर है, और ये इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि किसकी कहां पर क्या मिली भगत है, जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रमाण उस तरह से नहीं हो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सीआईए का प्लांट है। अब यही आरोप मोरारजी भाई पर भी लगता था, यही आरोप मोरारजी भाई पर भी लगता था। इंदिरा जी को जब इमरजेंसी लगा तो इंदिरा जी ने कहा कि सारे अपोजिशन जो हैं वो सीआईए के प्लांट हैं। अब ये तो चलता रहता है ये आरोप। ACYPL CIA का आउटफिट है कि नहीं, आपको नहीं पता तो जरा होमवर्क कर लीजिए। है ट्रेन करते हैं। मोदी की इतनी बड़ी फोटो है कि नहीं उनका। सुधांशु चतुर्वेदी, नुपुर शर्मा को भी वो ले जा चुके हैं ट्रेनिंग के लिए, पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट उन्होंने मोदी पे किया, और मोदी सबसे ज्यादा चतुर भी निकला। केजरीवाल जी को भी ले जा चुके हैं। वो तो यंग लीडर्स का पूरा प्रोग्राम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। मैं आपके 2-3 सवालों से बहुत इत्तेफाक रखता हूं, बहुत आपके 2-3 सवाल। नंबर 1 सवाल जो आप हमेशा उठाती हैं कि 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 2 पॉलिटिकल पार्टियों ने, मोटे तौर पर बाकी पार्टियों को भी मिलता होगा पॉलिटिकल फंडिंग, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक हो गई और सदन में एक विधेयक ले आई कि फॉरेन फंड जो राजनीतिक पार्टियों को मिलता है उसकी ऑडिटिंग नहीं होगी, और ये मोदी जी ने किया। ये आपत्तिजनक है, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, और आप पूछ रही हैं, मैं आपके इस सवाल के साथ पूरी तरह से हूं। दूसरा सवाल आप पूछती हैं कि पहले मुझे वो कहानी खत्म करने देना। मैं आपके कहानी को मैं देख भी रहा हूं, जान भी रहा हूं, मैं तो जो बॉटम लाइन है मैं वो जानना चाहता हूं। दूसरा सवाल आप ये कर रही हैं कोविड के दौरान भी जो आपके प्रश्न है बिल्कुल यथार्थ प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न से अग्री करता हूं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री केयर फंड के आरटीआई के मामले में, उस पर भी मैं अग्री करता हूं। उसके कंफ्यूजन है, अब ये बीजेपी कांग्रेस का आपस का लड़ाई है, वहां भी वो दोनों एक हो गए हैं, इस सब पर मैं एग्री करता हूं। लेकिन जब मधु जी आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं, गौ संरक्षण के नाम पर, गौ रक्षा के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी की कानूनी स्थिति ये है कि वो अभी शंकराचार्य नहीं है। बकवास, कानूनी ये अतर बकवास है। आई हैव स्टडीड, आई डोंट वांट टू हियर दिस नॉनसेंस। और इस तरह छुटपन में मत लाइए। अगर शंकराचार्य जी पे बहस करनी है तो मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके, मैं शंकराचार्य पर बहस करूंगा, मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं मधु जी। वो शंकराचार्य जो एक मिनट सुनिए मेरी बात, आज बहस नहीं होगी, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। वो शंकराचार्य जी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के घर जाकर के उद्धव ठाकरे को कहते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ। वो शंकराचार्य जी जो सलमान खान से मिलते हैं, वो शंकराचार्य जी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के बारे में उनको जानकारी नहीं। कि मैंने चुनौती दी थी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कि आप शंकराचार्य हैं, सिर्फ इसलिए मैं आपसे यह सवाल नहीं पूछूंगा। पूरी दुनिया जानती है उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का पाल घर में हिंदुओं की किस तरह से हत्या हुई,
उनसे जाकर के वो मिलते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी? ये सवाल है या नहीं है, बताइए आप। आदित्य ठाकरे रेप और हत्या के संगीन आरोप हैं उसके खिलाफ, अदालत में हम लोग लड़ रहे हैं उसको मजबूती से, 3 साल से अदालत में लड़ रहे हैं, और आज देखिए 12 महीने से एफआईआर नहीं हो रहा है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। सारी सत्ता लगी हुई है उसके खिलाफ, हम लड़ रहे हैं। तो मेरे जो सवाल है, मैं हैरान हूं कभी कभी। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं और आप मुखर हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कई बार मेरी बस सिर्फ यही बात है कि आप अगर किसी को एक सीमा के बाद चले जाते हैं तो पूरा समाज लोक लाज से चलता है। अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं कि अभी एप्स्टीन फाइल की चर्चा हुई, आप टाइमिंग को बीच लेकर में के मत सवाल, लाइए प्लीज, लिसन टू मी फर्स्ट। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी शंकराचार्य जी के बारे में, अब मेरा जवाब सुनिए। और इस तरह डोंट स्मियर समबडी। शंकराचार्य जी के अगर उनके, पहले मैं वो कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ मोदी जी को सीआईए ने ट्रेन किया और फोर्ड फाउंडेशन फंडेड, ही वाज फंडेड, सोरोस फंडेड, सारे एनजीओ इनको हिंदू हृदय सम्राट बनाने में योगदान करते रहे, और आज भी वो सारे साथ ही साथ आपको ये कहना पड़ेगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को सीआईए फंड कर रही है, आपको ये बोलना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ फॉरेन फंडेड सारे जो हैं, यस, हाँ, सबको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि कांग्रेसी भी सीआईए के एजेंट हैं। आप ना मुझसे बहादुरी में आउट परफॉर्म करने की कोशिश इसलिए मत कीजिए। फॉरेन फंडेड एनजीओ, चाहे वो कोई हो, चाहे ईला भट्ट हो, मैं उसको भी बहुत बड़ा फ्रॉड मानती हूँ। मैक्सेसे अवार्ड, ये वो, बहुत उसने भी घपले किए हैं, बहुत घपले किए हैं। और ये नहीं है, चाहे गांधीयन खेमे में से कोई खादी की साड़ी पहन के आए, चाहे अल्ट्रा लेफ्ट माओइस्ट बन के आए, फॉरेन फंडेड जितने एनजीओज हैं और विदेशों से जो पढ़ के आते हैं, वो यहाँ प्लांट ही होके आते हैं, ये मैं मानती हूँ। मनमोहन सिंह के भी बारे में लिखिए। आप मनमोहन सिंह के बारे में ट्वीट कर रही हैं कि उनकी पत्नी बहुत मैंने ही बहुत सी माइल्ड है, बातें बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, मोदी को कह रहे हैं सीआईए प्लांट। मनमोहन सिंह के क्रिटिसिज्म में मैं बहुत लिख चुकी हूँ पहले से, और मैं ये भी कह चुकी हूँ कि मनमोहन सिंह was not leadership quality, he was a good दरबारी। अगर उनको प्रधानमंत्री किसी ने कहा कि सोशलिज्म इंप्लीमेंट करो, वो सोशलिज्म इंप्लीमेंट करने में बड़े सीरियसली जुट गए। फिर नरसिम्हा राव ने कहा नहीं, इंप्लीमेंटेशन अब हमें फ्री ट्रेड इकोनॉमी की, खुली अर्थव्यवस्था, तो उन्होंने वो भी इंप्लीमेंट कर दी। तो he was not himself a leader, he could only be a good courtier. I've said it in writing many times. तो अगर मैं ये ना कह चुकी होती या कह सकती होती मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो मोदी जी के बारे में भी मेरी आवाज दबी रहती, क्योंकि मैं किसी की मोहताज नहीं रही हूँ, सबकी एक्सेस रही। पर आप स्वयं देखते हैं मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। अगर मैं मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बनने में मदद कर सकती थी तो जाहिर है मैं राजीव जी से, सोनिया जी से खुद कुछ मांगती अपने लिए, तो मुझे भी मिल जाता ना। ये बात मैं तो मैंने नहीं लिया ना, नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके व्यक्तिगत इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं है, आपके व्यक्तिगत इंटीग्रिटी पर कोई सवाल। तो ये जो दोनों अभी भी, अब आपको एक और बात आज की बता रही हूँ, फिर मैं आती हूँ उस सवाल पे। अभी भी जो आप देखिए यूट्यूबर्स, आप स्वयं शुरू किया था कि किसी की हिम्मत नहीं है इनसे बात करने की। किनकी हिम्मत नहीं है? एक तो जो राइट मतलब हिंदुत्ववादी खेमे से हैं, उनकी हिम्मत डर लग रहा है कि आपसे बात करेंगे मोदी जी नाराज हो जाएंगे। मुझे कोई डर नहीं है ना, लेकिन क्योंकि मेरे मन में कोई इलबिल नहीं है। मैं मोदी जी की जो अच्छी बात है उसको मैं बड़ी मजबूती से पूछ रहा हूँ, उनके पक्ष को रख रहा हूँ। दूसरी तरफ जो लेफ्टिस्ट जितने हैं, राठी जी से लेकर जो बड़े सक्सेसफुल हैं और जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, ये भी मेरा पक्ष नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये हिंदू पक्ष की बात। हिंदू शब्द से इतनी इन्हें नफरत है। अब ध्रुव राठी का उदाहरण लीजिए, है ना, कितना ड्रामा करता है, बहुत एजेंडे पर है वो। ध्रुव राठी तो केजरीवाल के साथ मिलकर के, अब पता नहीं उनका बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम जी। वो जानते हैं, वो भी चलिए, वो भी छोड़िए। खाप पंचायत ये जाट परिवार से आता है,
अब ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज के लिए भी नहीं खड़ा होता, उससे ज्यादा नीच कौन होगा। मैं लड़ी हूं, मैं तो कोई जाट हूं नहीं, दूर दराज का खापों से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, पर खापों को बदनाम झूठे किस्म से तरीके से किया गया एक क्रिश्चियन एनजीओ ने, शक्ति वाहिनी नाम से, और उनके खिलाफ कानून लाने का प्रयास था कि इनको बैन कर दिया जाए सारी सामाजिक पंचायतों को। मैं लड़ी, मेरा कुछ नहीं था, 3 साल की मेहनत करके ध्रुव राठी ने एक शब्द बोला, अपने समाज के बुरी तरह चरित्र हनन होने के बावजूद एक शब्द नहीं बोला। तो वो हिंदू शब्द अपने समाज से कटा हुआ जो हिंदू है ना, वो टिपिकल रूटलेस वंडर, और उसको बहुत नशा है, जर्मनी में वो रहता है और चर्च वेडिंग भी करता है वगैरह वगैरह, नौटंकी सारी। चलिए करिए, लेकिन अच्छा, ना एक ये मिनट एक मिनट एक मिनट मधु जी, एक मिनट। आप बोलती हैं, मैं चाहता प्लीज नहीं, लेट मी आपको रोकना नहीं चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट में बहुत पर्टिनेंट सवाल है ये, लाखों लोगों के सवाल है मोदी जी के लिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। एक मिनट मेरी बात मोदी जी के सुनिए, लिए बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट, मैं भूल कह रही जाऊंगा हूँ, नहीं तो मैं चाहे भूल जाऊंगा। बरखा दत्ता है, चाहे राजदीप सरदेसाई है, चाहे आकाश बैनर्जी है, चाहे जितने लेफ्टिस्ट सारे जो हैं, रवीश वगैरह वगैरह, जिनको मैक्से से भी मिला है, जिनको, ये सब कन्वर्जन माफिया द्वारा सपोर्टेड है। और इसलिए हिंदू शब्द, हिंदू के पक्ष की बात, हम लुट जाएं, पिट जाएं, सरतन से जुदा हो जाए, हमारी बेटियां उठा के गैंगरेप हो जाए, एक शब्द नहीं इनके मुंह से निकलता। ये मधु किशोर की बात कभी नहीं सुनेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि मोदी की विरोधी जो हो रही है, ये दोनों पपेट्स हैं। मोदी जी ग्लोबलिस्ट माफिया के चाटुकार हैं, और ये भी लोग उन्हीं द्वारा प्रॉप्ड अप हैं। चाहे रेटरिक ये एंटी ग्लोबलिज्म भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, द फैक्ट इज ये सारा नैरेटिव दोनों तरफ कंट्रोल अमेरिकन डीप स्टेट कर रही है। और इसलिए मधु किशोर से बात नहीं करेंगे, इजाजत ही नहीं है बेचारे गरीबों को ना। तो आगे अब पूछिए। अब ठीक बात है, बिल्कुल सही बात आपने कहा। और मैं हिंदू आपकी बात मूर्ख है, से पूरी क्योंकि तरह लेफ्टिस्ट से जिसको सहमत हूँ गाली आपकी बात। देते हैं, अब क्योंकि एक बात, जिसको लेफ्टिस्ट गाली देते हैं, हिंदू सोचता है ये तो हमारा अपना होगा। तो हिंदू अच्छा, इतने मूर्ख हैं ना। अब एक बात मैं कहता हूं कि जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आपके अगल बगल देश होते हैं, और फिर बगल के देश होते हैं, फिर दूर दराज के देश होते हैं, फिर ये 206 देश होते हैं। अब उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसमें CIA भी है, उसमें MI6 भी है, उसमें मोसाद भी है, उसमें FBI भी है, तमाम तरह के, फिर चाइनीज इंटेलिजेंस है। और उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आप घिरे रहते हैं, उससे कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। अगर मैं एक पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि मधु किशोर जी, आप बेनिफिट ऑफ डाउट नरेंद्र मोदी को देंगे कैसे? नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन एक जो नाम भी स्टेट मत का लेना जो राम मंदिर प्रोटेक्शन का, होता है, एक मिनट मेरी बात सुन इसीलिए लीजिए वो ना, मैं कह रहा मंदिर हूं का नाम मत कि लेना, अगर नरेंद्र इसलिए मोदी सत्ता में नहीं होते तो आपका 500 वर्षों की जो लड़ाई थी, क्या Hey वो Ram, oh सफल please, हो जाती? I'm going to leave this program if you want to give credit for Ram Mandir to Modi. अगले अगले एपिसोड पे केवल राम मंदिर पे बात करेंगे। इस तरह मत लाइए छुटपुट में। ये मोदी ने कब्जा किया, हाईजैक किया है और बेईमानी से किया है, पीएमओ के अंडर कर दिया है, जबकि मोदी का कोई रोल नहीं है उसमें। ये तो भाजपा आरएसएस तो पार्टी भी नहीं थे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने सारी लड़ाई लड़ी है, इसीलिए इनको खुन्नस है उनसे, इसीलिए खुन्नस है। और नकली शंकराचार्य बिठ खड़ा करना चाहते हैं। ये होते कौन है किसी शंकराचार्य की ऑथेंटिसिटी पूछने वाले? उन्होंने कितने सारे चिल्लर में खड़े कर रखे हैं शंकराचार्य, इनका क्या है? और अगर आपको शंकराचार्य जी की किसी बात विशेष पर कि ठाकरे के पास क्यों गए उस पर आपत्ति है, बिल्कुल मैं भी आपके साथ खड़ी हो जाऊंगी और कहूंगी शंकराचार्य जी वहां जाना उपयुक्त नहीं था, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो है 2009 से हम उन्हें हमें बताया जाता था ये शंकराचार्य डेजिग्नेट है, उन्होंने कभी नहीं कहा था ये। मैं उनके साथ क्योंकि बड़े वर्ष काम किए हूं और निष्ठा वाले हैं, कोई लालच से, कोई डर से या किसी की चाटुकारिता की वजह से कोई काम करे, ये नहीं करते। उनसे एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है। और मैं सिर्फ ठाकरे के मामले में नहीं,
2, 3, 4, 5, 6, 7 और मामलों में भी उन्हें खुल के बताती हूँ कि ये आपकी एरर ऑफ जजमेंट है और ये ना ही होता तो अच्छा था। तो सवाल ये नहीं है एक व्यक्ति कोई एरर ऑफ जजमेंट करे और उसको आप क्रिमिनल की तरह ट्रीट करो, उस पे पॉक्सो लगा दो। मोदी ने तो एरर ऑफ जजमेंट नहीं, जानबूझकर दुश्मनी निभाई है हमारे देश और धर्म से। वो उनसे एरर ऑफ जजमेंट हुआ है कुछ मुद्दों में और अच्छा, क्या उसको ये मैं डिफेंस करने मानूं कि आप गुस्से में कई बार आपसे भी एरर ऑफ जजमेंट होता है? क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होगा? और मैं सबसे पहले मान जाती हूँ, मैं मानती हूँ कि सबसे पहला जूता मेरे सर पर अगर मेरा मोदी जी पड़ेगा। आपके साथ एक बार आपके साथ बैठें और बोलें कि मधु आप गुस्से में हमारे खिलाफ इतना आगे चली जाती हैं, नहीं, उसकी 12 आवश्यकता साल नहीं। गुस्सा नहीं चलता। 12 साल देखा है बड़े करीबी से और मैं 12 साल उनको चेताती रही हूँ, मोदी जी ये बहुत अन्याय कर रहे हैं। कोविड के दौरान तो मैंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप मेरे यहाँ बंदूक की रखें ना नली भी और कहें उस कि पर तो या मैं तो आपसे सहमत हूँ, वो तो लड़ाई हम गोली लोग लड़ खाओ रहे थे, अदालत में या लड़ रहे थे। वैक्सीन लो। नहीं तो इसने हाँ, बहुत पाप किए हैं और मैं शुरू चलिए, में चेताने के स्वर में बात करती थी। फिर मुझे समझ आ गया जब मैंने ये ACYPL, CIA, ग्लोबलिस्ट माफिया कोविड के बाद तो अक्षम्य है। अब इस इंसान को माफ तो क्या, मैं नॉर्मल इंसान भी नहीं मानने को तैयार हूँ। इतने इसने जघन्य अपराध किए। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। कोविड से पहले शायद बहुत सी बातें इनकी मैं अगर ये कहते नहीं मुझसे भूल हो गई या ये कारण था, हो सकता है। अब नहीं, अब तो कोई सवाल ही नहीं है। कोविड के बाद से HPV वैक्सीन के बाद से अरे बाप रे, इन्होंने इतने पाप किए, कोई लिमिट नहीं है। एंड हिज लाइफ इज अ कैन ऑफ वर्म्स। चलिए, कोई बात नहीं। हमने आज 1 घंटे 7 मिनट की बातचीत की है और निश्चित रूप से दूसरा एपिसोड भी हम आपके साथ करेंगे और पूरे सवाल जो जो मोदी समर्थक आपसे पूछना चाहते हैं वो भी हम आपसे पूछेंगे और मोदी विरोधी तो खुशी होते रहेंगे, वो तो पता है। लेकिन आपको मैं इसलिए इज्जत करता हूं कि बेबाकी से आप बोलती हैं। मैं आपसे एक जरूर अनुरोध करूंगा। जब आप गुस्से में होती हैं तो कई बार ऐसा लगता है, और वो लोक लाज वाली बात मैं ही सिर्फ कहूंगा कि सब चीज के बाद भी एक लोक लाज जो होती है उसका हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हालांकि मैं कोई प्रीचर नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं क्योंकि अंततः वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैंने आपसे ये अरे बात अरे की। अरे 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 वो प्रधानमंत्री लायक हो तब ना। सॉरी, चलिए चलिए, आई ये एम आपको सॉरी। सोचने का अधिकार है। मैं इसमें शंकराचार्य पद पे आप पॉक्सो एक्ट लगाने को जायज बता सकते हैं और एक प्रधानमंत्री जो कि रिगिंग करके जायज जीता नहीं, है। मैं जायज नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी बिल्कुल भी नहीं। राजनेता उन को पर पॉक्सो एक्ट कि नहीं लगना चाहिए, राज वो गलत है। पॉक्सो एक्ट मैं नहीं लगना केवल चाहिए, और वो अच्छे भी कर्मों ऐसे अपराधी के शिकायत पर जो खुद अपराधी प्रवृत्ति का और व्यक्ति है, उनको वो फेक गलत है। कहना, उनका शंकराचार्य पद पर सवालिया निशान उठाना आप द्वारा या मोदी नहीं, द्वारा, वो तो स्टेट, क्योंकि वो तो आपके पास भी वो अथॉरिटी नहीं है। नहीं, और मेरे मर्यादा पास की बात अथॉरिटी नहीं करते है, हैं, लेकिन वो मामला चूंकि अदालत में है और उसको नहीं अन्य उनके फेवर में शंकराचार्य ने भी जजमेंट आ बहुत चुकी है। आपको नहीं अच्छा। पूरे तथ्य पता। और मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं जो आपने कहा ना, तन मन धन तो, तन तो मैं किसी को नहीं दे सकती, मेरा ही है। धन की जहां तक बात है, नेक काम में लगना है, गुरुकुल का काम और गौ रक्षा का काम। इसके लिए मैंने अपनी सारी जो भी मेरे पास एसेट्स हैं, चाहे इनहेरिटेड पेरेंट्स द्वारा या मेरे सेल्फ अक्वायर्ड जो भी है, मैंने कहा ये गौ रक्षा और गुरुकुल के काम में जाएगी और उसमें मेरी पूरी आस्था है। ये सवाल अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नहीं है। ये जो काम उन्होंने उठाए हैं उसमें मेरी पूरी आस्था है, उस व्यक्ति में नहीं, उस परंपरा हाँ, में मेरी आस्था है। यस, मैं भी बिलीव करता शंकराचार्य हूँ। परंपरा में मेरी आस्था है और उनके काम में और उनकी निष्ठा पे मेरी आस्था है। बिल्कुल और बिल्कुल अगर बिल्कुल। उन्होंने कभी कुछ किया टेढ़ा मेढ़ा नहीं, काम, सनातन के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपकी जितने उद्गार हैं
मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं और मैं उस अभियान में मैं भी आपके साथ सनातन के लिए और हिंदू धर्म गौरक्षा के लिए डोनेशन दे दो गौरक्षा फटाफट। के लिए, गौरक्षा के लिए भी। अरे मैं गौरक्षा आपको के लिए तो क्यूआर मैं कोड रोज भेजती हूँ। अपनी सोसाइटी में लड़ते रहता हूं डॉग लवर से। ये डॉग लवर अरे का जो खेल शुरू हुआ है उसको भी करिए ना। इस आंदोलन में दीजिए ना योगदान, मैं आपको क्यूआर कोड भेजूंगी। बिल्कुल मेरे से जो बन पड़ेगा जरूर करेंगे, जितनी मेरी क्षमता है मैं जरूर करूंगा। तो बहुत जी बहुत अवश्य। शुक्रिया मधुकेश्वर जी। आप अनटचेबल मेरे लिए नहीं है, लेफ्टिस्ट के लिए भले ही होंगे और लिगेसी मीडिया के लिए होंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि मोदी जी नाराज हो जाएंगे, हाँ, लेकिन मोदी जी की आलोचना जरूर हो, करने का हक है, हर किसी को हक है एक सीमा में रह करके। तो फिर भी मैं वो कोई आपको सीमा बताने नहीं, क्योंकि उनके मैं सीमा, अरे अपराधों मैं की कह रहा कोई हूं कि मैं सीमा आपको नहीं है। सीमा बताने वाला कोई नहीं हूं, मैं नहीं बताने वाला हूं। उनके अब मैं उनके अपनी सीमा, अपराधों की कोई सीमा नहीं रही, ठीक उनके है, नीच कर्मों की कोई सीमा नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसलिए अब खुल के नीच का, बोलना जरूरी हो गया है। देखिए मेरे, मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि मेरे चैनल में मैंने, जब हम आपस में बात करते हैं तो जैसे इस सब से बचना चाहिए, नीच सब से, इस सब से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दूसरे नमस्ते। एपिसोड में हम आपसे जरूर और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मधुकेश्वर का सिर्फ यही फैसेट नहीं है कि वो मोदी जी के बारे में क्या कर रही है। मधुकेश्वर के बहुत सारे योगदान है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। बाकी जो समर्थक और विरोधी दर्शक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों दर्शकों को ये इंटरव्यू एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल इंटरव्यू जरूर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।